नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सिर्फ दुनिया के सबसे मशहूर जहाज के डूबने की कोई घिसी-पिटी कहानी नहीं सुनने वाले हैं, बल्कि हम उन मिथकों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और उन इंजीनियरिंग खामियों और मानवीय गलतियों का सिलसिलेवार तरीके से पर्दाफाश करेंगे जिन्होंने इस महाविनाश की स्क्रिप्ट लिखी थी। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव करते हैं। आज का हमारा रोड मैप एकदम क्लियर है। हम इस पूरी घटना को एक टाइमलाइन की तरह देखेंगे। शुरुआत करेंगे उस कभी न डूबने वाले लग्जरी लाइनर से, फिर बात करेंगे उस खौफनाक अंधेरी रात की टक्कर की। इसके बाद हम मैकेनिकली समझेंगे कि जहाज आखिर डूबा कैसे, उन लगातार होने वाली इंसानी गलतियों को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे टाइटैनिक की उस लेगेसी की जो आज भी मौजूद है। तो चलिए अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, दी अनसिंकेबल लग्जरी लाइनर। 10 अप्रैल 1912 का वो दिन जब इस बेहद आलीशान जहाज ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपना पहला सफर शुरू किया था। इसकी कमान थी 62 वर्षीय बेहद अनुभवी कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ के हाथों में। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $400 मिलियन। आज की महंगाई के हिसाब से अगर इसे एडजस्ट करें तो ये रकम इतनी ही बैठती है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, बल्कि ये किसी 5 स्टार होटल को भी आराम से पीछे छोड़ सकता था। सच कहूं तो इसमें एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ और यहां तक कि एक स्क्वैश कोर्ट जैसी बेहतरीन सुविधाएं मौजूद थीं। बिल्कुल एक चलते फिरते महल की तरह। अब जहां इतनी लग्जरी और पैसा हो, वहां थोड़ा घमंड आना भी लाजमी है ना? व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट का ये बयान देखिए, ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। एक बहुत ही दर्दनाक विडंबना थी ये। दरअसल जहाज में मौजूद 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स और उसके डबल बॉटम हल ने एक ऐसी झूठी सुरक्षा की भावना पैदा कर दी थी जिसने सबको असल खतरे से पूरी तरह बेखबर कर दिया। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, अंधेरे में टक्कर। चलिए 14 अप्रैल 1912 की उस तनावपूर्ण रात में चलते हैं जहां पर्यावरण खुद एक बहुत बड़े हादसे की वजह बन रहा था। उस रात की घबराहट की आप बस कल्पना कीजिए। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था और बर्फीली हवाएं इतनी तेज थीं कि बस आंखों से पानी बहने लगे। इन सब के बावजूद बर्फ की कई चेतावनियों को लगातार नजरअंदाज किया गया और जहाज 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। रात 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लीट ने सामने एक विशाल आइसबर्ग देखा और तुरंत घंटी बजाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ठीक 1 मिनट बाद 11:40 पर जहाज की उस बर्फ के पहाड़ से टक्कर हो गई। अब इस 1.5 मिलियन टन भारी और एक फुटबॉल मैदान जितने बड़े आइसबर्ग ने असल में कहां नुकसान पहुंचाया, इसे समझने के लिए जरा जहाज के स्ट्रक्चर को इमेजिन करते हैं। जहाज के अगले हिस्से को बो कहते हैं और निचले उभरे हुए हिस्से को कील। टक्कर सीधे बो के पास वाले मुख्य ढांचे यानी हल में हुई थी। तो आखिर ये कभी ना डूबने वाला जहाज डूबा कैसे? आइए अपने तीसरे हिस्से, डूबने की एनाटॉमी में इसे मैकेनिकली समझते हैं। देखिए, यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है इंजीनियरिंग की उम्मीद और खौफनाक हकीकत का वो अंतर। उम्मीद ये थी कि अगर 16 में से 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर भी जाए तो भी जहाज किसी तरह तैरता रहेगा, लेकिन हकीकत, आइसबर्ग से हुई सिर्फ 10 सेकंड की उस रगड़ ने जहाज के साइड वाले हिस्से को बुरी तरह चीर दिया और सीधे 6 कंपार्टमेंट्स टूट गए। क्योंकि टक्कर साइड से हुई थी, इसलिए वो नीचे मौजूद डबल बॉटम हल किसी काम ही नहीं आया और गणित के हिसाब से 6 कंपार्टमेंट्स का भरना मतलब जहाज का डूबना अब 100% तय था। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक मशीन की नाकामी नहीं थी। यहीं हम आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, एक के बाद एक होने वाली इंसानी गलतियां। इसे आप आपदा के स्विस चीज मॉडल की तरह समझ सकते हैं, जहां अगर एक भी गलती ना होती तो शायद कई जानें बच जाती, लेकिन यहां एक के बाद एक सब कुछ गलत होता चला गया। ये शायद इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक गणित है। जहाज पर कुल 2200 लोग सवार थे, लेकिन लाइफ बोट्स की क्षमता केवल 1200 लोगों की थी। क्यों? क्योंकि कंपनी को लगा कि इतनी लाइफ बोट्स की कोई जरूरत ही नहीं है। और जब अफरा तफरी मची तो हालत इतनी बुरी थी कि 6500 लोगों की क्षमता वाली पहली लाइफ बोट केवल 28 लोगों को लेकर निकल गई। और गलतियों का ये कैस्केडिंग इफेक्ट यही नहीं रुका। खतरे की घंटी बजते ही स्टीयर्समैन रॉबर्ट हिचिन्स ने घबराहट में जहाज को बाईं ओर मोड़ने के बजाय सीधे आइसबर्ग की तरफ यानी दाईं ओर मोड़ दिया। कैप्टन ने उसी दिन होने वाली सेफ्टी ड्रिल भी रद्द कर दी थी। और तो और व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन जोसेफ ब्रूस ने 6 दिन का एक स्पीड रिकॉर्ड तोड़ने के चक्कर में बर्फ की चेतावनी को छिपा लिया और कैप्टन पर पूरी रफ्तार बनाए रखने का दबाव डाला।
लेकिन जो बात सच में आपको झकझोर कर रख देगी वो ये है कि मदद बिल्कुल करीब थी। एसएस कैलिफोर्नियन नाम का एक जहाज वहां से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था। उन्होंने टाइटैनिक से दागे गए इमरजेंसी फ्लेयर्स भी देखे थे, लेकिन उन्हें लगा कि अमीर लोग बस कोई पार्टी कर रहे हैं। जरा सोचिए, जब 1500 लोग -2 डिग्री सेल्सियस के जमा देने वाले पानी में अपनी जान गंवा रहे थे, तब क्षितिज पर मदद साफ दिखाई दे रही थी, पर वो मदद कभी उन तक नहीं पहुंची। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद पूरी दुनिया का बदलना तय था, और यही हमारा आखिरी हिस्सा है, टाइटैनिक की स्थायी विरासत। तो सबसे अहम मुद्दा यह है कि हमने इस विनाश से आखिर सीखा क्या। 1914 आते आते समुद्री उद्योग को कड़े नियम लागू करने ही पड़े, ताकि ऐसा खौफनाक हादसा दोबारा कभी ना हो। बर्फ के पहाड़ों पर नजर रखने के लिए खास इंटरनेशनल आइस पेट्रोल का गठन किया गया। समुद्री मानकों के लिए सोलैस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। और सबसे जरूरी बात, अब हर एक यात्री के लिए जहाज पर लाइफ बोट का होना सख्ती से अनिवार्य कर दिया गया। ये सब होने के बाद टाइटैनिक दशकों तक समुद्र के गहरे अंधेरे में गुम रहा। पूरे 70 साल बाद 1985 में एक्सप्लोरर रॉबर्ट बैलार्ड ने आखिरकार इसके मलबे को खोज निकाला। सतह से करीब 3800 मीटर नीचे, यानी लगभग 3.8 किलोमीटर की उस भयानक गहराई में ये विशाल जहाज 2 टुकड़ों में बटा हुआ शांति से लेटा था। पर क्या आपको पता है कि अब ये मलबा भी हमेशा के लिए बचने वाला नहीं है? जी हाँ, बैक्टीरिया इसके ढांचे को इतनी तेजी से खा रहे हैं कि माना जाता है 2030 तक ये पूरी तरह गायब हो जाएगा। और इसी बीच एक अजीब सी विडंबना ये भी चल रही है कि ऑस्ट्रेलियाई अरबपति क्लाइव पामर का टाइटैनिक 2 प्रोजेक्ट अभी भी लगातार देरी का शिकार हो रहा है। सवाल ये है कि उस भयानक त्रासदी का एक बिल्कुल सटीक रेप्लिका बनाना, जिसमें वाईफाई तक ना हो, क्या ये कभी भी एक अच्छा विचार हो सकता है? ये एक सोचने वाली बात है, जो हमें इतिहास की उन गलतियों की याद दिलाती है जिन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। खैर, इसी विचार के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।